अध्यक्ष महोदय, हमने भाषा अधिनियम की किसी भी बुनियादी बात में परिवर्तन नहीं किया। हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे गैर हिंदी भाषी लोगों को दिए गए आश्वासन समाप्त होते अथवा उनमें कमी होती। हमने आखिर किसका बोझ बढ़ाया? हमने गैर हिंदी भाषी लोगों का नहीं, बल्कि केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों का इस दृष्टि से बोझ बढ़ाया कि अब उन्हें केवल हिंदी से अंग्रेजी में ही नहीं, बल्कि अंग्रेजी से हिंदी में भी अनुवाद उपलब्ध कराना है। हमने केवल यही कार्यवाही की। इस सदन में गृह मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह भार हमारे ऊपर होगा, उन लोगों के ऊपर नहीं जो हिंदी का प्रयोग नहीं करना चाहते। यह स्वाभाविक है कि जब कोई नया कदम उठाया जाता है तो इससे कुछ भार बढ़ता है। इससे उन लोगों के ऊपर भार पड़ता है जिन्हें नई भाषा सीखनी होती है, लेकिन अहिंदी राज्यों के माननीय सदस्य यह नहीं समझते कि हिंदी सीखने का भार हिंदी राज्यों में रहने वाले लोगों पर भी कुछ ही कम है। मैं स्वयं अपना उदाहरण देकर यह कह सकती हूँ कि यहाँ जो हिंदी बोली जाती है वह मेरे लिए एकदम नई भाषा है और मुझे इसे नए सिरे से सीखना पड़ा। नई कार्यवाही का किसी न किसी पर भार पड़ता ही है। जैसा कि गृह मंत्री ने कहा है, यह भार गैर हिंदी भाषी लोगों पर कुछ अधिक होगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह कठिनाई चाहे कुछ भी है, हम इस पर विचार करेंगे और इसे घटाने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम बैठकर इस बात पर विचार करें कि विभिन्न राज्यों और प्रशासकों की कठिनाइयाँ क्या है। उन्होंने यह बात भी कही थी, मैं समझती हूँ कि जब तक वातावरण शांत नहीं होता, इस संबंध में जितना काम हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि तब हम लोग एक साथ बैठकर इस पर विचार कर ऐसा तरीका निकालने की बेहतर स्थिति में होंगे जो देश की एकता को बढ़ाएगा और हम लोगों के बीच परस्पर संपर्क को ही अधिक नहीं बढ़ाएगा। जिन्हें उच्च शिक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बल्कि उन लोगों का भी संपर्क बढ़ाएगा जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अब समय आ गया है कि हम उन लोगों को भी यह समानता और अवसर दें और भाषा के कारण जो वर्ग भेद बढ़ा है उसे कम करें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताया गया कि एक
माननीय सदस्य ने यहाँ कहा, आपकी पंचवर्षीय योजनाओं का क्या लाभ है? आपको सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। यह एक गंभीर कथन है। पंचवर्षीय योजनाएं देश की सुरक्षा की योजना है। इसके अतिरिक्त यह और है कि सुरक्षा का मतलब बंदूकें और दूसरे हथियार लेकर लोगों का सड़कों पर अभ्यास करना नहीं है। आज सुरक्षा का मतलब सुरक्षा के लिए जरूरी सामान और उपकरण बनाने के लिए देश को औद्योगिकी रूप से तैयार करना है। सुरक्षा का सही रास्ता है दूसरे देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों से बचना। इस सदन में माननीय सदस्य पड़ोसी देशों के बारे में आक्रामक भाषा में बात करते हैं और हाथ में तलवार लेकर बहादुरी के कारनामे करना चाहते हैं। इससे कोई लाभ नहीं होगा। निश्चय ही देश का तो कोई लाभ नहीं होगा। एक बात निश्चित है कि हमें पूरी तरह तैयार रहना है, क्योंकि हमारी नीति कितनी ही शांतिपूर्ण क्यों न हो, कोई भी जिम्मेदार सरकार ऐसी आपात स्थिति की जोखिम नहीं उठा सकती जिसका वह सामना न कर सके। लेकिन किसी भी प्रकार का धमकी भरा व्यवहार न तो गौरवमय राष्ट्र को शोभा देता है न निरापद ही है। यह कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। इसलिए हमें मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने चाहिए और यह भावना फैलानी चाहिए कि कोई भी झगड़ा इतना बड़ा नहीं होता कि उसे हल करने के लिए युद्ध की जरूरत हो। दूसरे शब्दों में आज युद्ध का प्रश्न ही नहीं उठता और उठना भी नहीं चाहिए। अब हम दूसरे पहलू पर आते हैं। किसी देश की वास्तविक ताकत उसकी औद्योगिक उन्नति से बढ़ती है। इसका मतलब अपनी फौजों के लिए युद्ध के लिए हथियार बनाने की क्षमता से है। आप औद्योगिक विकास के बिना किसी अकेले उद्योग का विकास नहीं कर सकते। देश में औद्योगिक विकास के बिना आप टैंक बनाने का कारखाना नहीं लगा सकते। हवाई जहाज बनाने का कारखाना तब ही लगाया जा सकता है जब तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोग काफी संख्या में मौजूद हों। इसलिए इस समय आर्थिक विकास और सुरक्षा दोनों की दृष्टि से हमारा उद्देश्य उद्योगों की स्थापना होना चाहिए, विशेषतः भारी उद्योगों की। इस बारे में यह आलोचना न्याय संगत हो सकती है कि हमें इस दिशा में बहुत पहले सोचना शुरू करना चाहिए था। लेकिन प्रश्न यह है कि हम कम से कम आज तो भारी उद्योगों और तेल उत्पादन के बारे में सोच रहे हैं। विराम स्टॉप।